घड़ी की सुई 3 बजे का इशारा कर रही है और हम आपके लिए लेकर आए हैं खास शो 2022 का महादंगल। क्योंकि दिल्ली का रास्ता वाया यूपी ही जाएगा, तो इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी का यह महादंगल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज इसी कड़ी में बात करेंगे यूपी में ओवैसी के गेम प्लान से राजभर समाज में क्यों गुस्से की लहर फैल गई है। कल यूपी के बहराइच में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक दरगाह पर जियारत के लिए पहुंचे, जिसके बाद से यूपी की सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक गेस्ट का पैनल भी मौजूद है कि क्या बीजेपी की बी टीम की तरह से ओवैसी काम कर रहे हैं, राजभर वोटों में क्या सेंध लगा देंगे, क्या राजभर और ये ओवैसी समीकरण क्या कुछ स्थितियां बनाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, समझिए कि क्यों राजभर ब्रदर्स आमने सामने हैं, ओवैसी और राजभर का क्या कनेक्शन है और इससे यूपी के समीकरण कैसे बदलेंगे। एकदम राष्ट्रद्रोह जैसा अपमान आज ओवैसी ने किया है कि राजभर समाज का नौजवान ऐसे लोगों को माफ नहीं करने वाला है। बहराइच के इस दरगाह पर ओवैसी की जियारत से यूपी का सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल गुरुवार को MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मिशन यूपी फतह करने के इरादे से बहराइच में अपनी पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात की। चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद ओवैसी ने जो कुछ किया उससे यूपी का राजभर समाज आग बबूला है। ओवैसी ने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जियारत की। मसूद गाजी क्रूर शासक महमूद गजनवी का भांजा था। इतिहास के पन्नों के मुताबिक महाराजा सुहेलदेव ने मसूद गाजी को जंग में हराया था, इसीलिए राजभर समाज मसूद गाजी को दुश्मन मानता है। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में थे। बहराइच पहुंचने के बाद ओवैसी ने सबसे पहले बहराइच में अपनी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और उसके बाद ओवैसी सीधे पहुंचे सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर, जहां पर उन्होंने जियारत की। हालांकि ओवैसी के इस दौरे को सियासी नजर से भी देखा जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ओवैसी का ये दौरा पूरी तरीके से सियासी है, क्योंकि ओवैसी ने पहले ही ये घोषणा की थी कि यूपी में 100 सीटों पर वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वैसे में आज जिस तरीके से ओवैसी सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे, उसके बाद एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। हालांकि दरगाह से जुड़े लोगों का कहना है कि आमतौर पर यहाँ पर बहुत से पॉलिटिशियन आते हैं और न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर, जो कि ओवैसी के सहयोगी हैं, और ओवैसी पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा का ये कहना है कि एक तरफ सैयद सालार मसूद गाजी को मानने वाले ओवैसी हैं, तो दूसरी तरफ महाराजा सुहेलदेव के नाम पर राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर हैं, और ये दोनों लोग एक साथ हैं क्योंकि इन्हें यूपी में चुनाव लड़ना है। ओवैसी ने यूपी के चुनावी महादंगल में इस बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन किया है। ऐसे में अब राजभर समाज ये सवाल पूछ रहा है कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर सियासत करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी से हाथ क्यों मिलाया। कि ओम प्रकाश राजभर का महाराजा सुहेलदेव से कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, न उनके बारे में कोई उनका चिंतन है, न उनके वो सिंपथाइजर हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर वो महाराजा सुहेलदेव के चिन्हों पर चलने वाले कोई व्यक्ति होते तो आज वो असदुद्दीन ओवैसी के उस पर न चलते। ये दोनों अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग किनारे हैं जो मिल नहीं सकते। तो आज तो बेनकाब हो गया। इतना ही नहीं, योगी सरकार में मंत्री और राजभर समाज से आने वाले अनिल राजभर ने भी ओवैसी और ओम प्रकाश पर अटैक किया। और समाज को ओवैसी और ओम प्रकाश अनिल राजभर ने साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि आक्रांता की मजार पर जाने वालों को राजभर समाज के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। नंगा कर छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को राजभरों की बस्ती में घुसने नहीं देने की धमकी दी है। राजभर समाज का पूरा अपमान, इस देश का पूरा अपमान, महाराजा सुहेलदेव का अपमान इन लोगों ने किया है। कैसे लेंगे अपमान का बदला? आप बिल्कुल अपमान। इन लोगों को हम चैन से रहने नहीं देंगे। समाज इनको चैन से नहीं रहने देगा। राजभर समाज के बीच में इनको हम लोग घुसने नहीं देंगे। ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान किया है, कतई नहीं घुसने देंगे। हालांकि जब ओम प्रकाश राजभर से इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करे बीजेपी, सरकार बनावे,
तब तो रासलीला है। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, तो कैरेक्टर ढीला है। ओवैसी जी तो कहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को सीएम बनाएंगे। क्या बीजेपी के लोगों से पूछो, क्या राजभर को सीएम बनाएंगे? 2017 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने जीत का चौका जरूर लगाया था, जबकि ओवैसी की पार्टी डकआउट हो गई थी। अब 2022 सामने है और इस बार ओम प्रकाश राजभर ने अपनी टीम में ऐसे प्लेयर को शामिल कर लिया है जो कहीं उनके पुराने परफॉर्मेंस को ही खराब ना कर दे। टीम न्यूज़ नेशन। तो राजभर और ओवैसी का जो समीकरण बनता उससे पहले ही बात बिगड़ रही है। यहाँ तो राजभर वर्सेस राजभर की जंग छिड़ी है, अपने ही घर के वोटों में सेंधमारी हो गई है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अजीज खान हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर उमाशंकर राजभर हैं एसबीएसपी से, अनिला सिंह हैं बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ, और हमारे साथ आसिफ हुसैन साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ ये तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, इनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समीकरण समझें कि किस तरह से राजभर वोट बैंक यूपी की कितनी सीटों पर इफेक्ट रखता है, मुस्लिम वोट बैंक का क्या खेल है। अनुराग के पास चलते हैं। बिल्कुल पिनाज, ये समझना बेहद जरूरी है कि जिस राजभर वोट के लिए यूपी की सियासत में संग्राम छिड़ा हुआ है, उस राजभर वोटर्स की यूपी की सियासत में पैंठ कितनी है, ये आपको बताते हैं। दरअसल में राजभर समाज पूर्वांचल की सीटों पर असर डालता है। वैसे पूर्वांचल में 24 जिले हैं, 24 जिलों में 147 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन राजभर समाज का असर कुल मिलाकर कितने जिलों में कितनी सीटों पर है, ये हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं, वाराणसी की 5 सीटों पर राजभर वोट का असर है। वाराणसी के साथ साथ आजमगढ़ की 10 सीटों पर राजभर वोट का असर है। मऊ की 4 सीटों पर, बलिया की 7 सीटों पर, गाजीपुर की भी 7 सीट, जौनपुर की 9 सीट और देवरिया की 7 सीट पर इनका सीधा असर है। यानी कुल मिलाकर पूर्वांचल की तकरीबन 150 सीटों में से 50 सीट ऐसी हैं जिस पर राजभर समाज का वोट निर्णायक है, और इसी के मद्देनजर ये पूरी सियासत गरमाती जा रही है। पिनाज, बिल्कुल सियासत गरमाई हुई है, लेकिन यहाँ पर जो राजभर वर्सेस राजभर की लड़ाई है, जिस सुहेल देव को अपना नायक बनाकर राजभर राजनीति करते हैं, उन्हीं से सीधा सवाल लेते हैं। एसबीएसपी के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर राजभर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो राजभर वर्सेस राजभर छिड़ गया है। ओवैसी साहब उसी दरगाह पर जाकर जियारत करते हैं जिसके खिलाफ जंग जीतकर सुहेल देव आपके नायक बने। इस विचारधारा को आप बताइए। जब भाजपा जो विचारधारा की बात करती है, आप उसी भाजपा से पूछिए, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है पीडीपी के साथ, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जो है वह समझौता करती है, तो अपनी वह विचारधारा ताकत देती है। तो आप कह रहे हैं ना कि आपने भी विचारधारा से समझौता कर लिया? नहीं, आप नहीं, समझौता का सवाल नहीं। इस बात को आप ध्यान रखिए कि जब भारत में आप उसी लाल किले पे मुगलों के द्वारा बनवाए गए लाल किले पे आप झंडा फहराते तो गर्व महसूस करते, और मुगलों के द्वारा बनवाए हुए जो ताजमहल है आप सतवा अजूबा कहते हैं कि वो देश की शान है। और जब वह मुगलों के बनवाए द्वारा मजार पे अगर वो वैसी जाते हैं, उनके धर्म की बात है, इसमें विचारधारा कहाँ सवाल आता है? उस बीजेपी की प्रवक्ता से पूछिए कि जब वह कश्मीर में जाते हैं तो अपनी विचारधारा क्यों ताक में जी जवाब दीजिए। राजभर करते हैं तो उनकी विचारधारा सत्ता के लिए तो विचारधारा से समझौता आप भी करते रहे हैं, अगर इन्होंने कर लिया तो गलती क्या? नहीं, गलती क्या है? सत्ता के लिए अगर बीजेपी ने क्या नहीं किया है पूछिए उनसे ना। बीजेपी ने सत्ता के लिए क्या नहीं किया है। चलिए जवाब ले लें, जवाब ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इनका आपसी मामला है। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं है, इनको उत्तर देना होगा। यानी कि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इनको उत्तर देना पड़ेगा राजभर समाज को। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मत दीजिए। जो इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी कि ओवैसी जी की पार्टी के साथ जो ठगबंधन किया हुआ है, और उन्होंने जाकर जिस प्रकार से हमने देखा है कि गाजी सैयद सालाह रसूल की दरगाह पे माथा टेका है, ये वही जनाब है जिसका खात्मा किया था राजा सुहेल देव। तो राजा सुहेल देव तो केवल राजभर समाज नहीं, पूरे हिंदुओं के मैं कहूंगी एक आइकॉन है कि ऐसा आतंकवादी जिसने 13 बार हमारे यहाँ 11 या 13 बार हमला किया भारत में, यहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहनों नहीं, लेकिन डॉक्टर उमाशंकर राजभर कह रहे हैं कि जो महबूबा मुफ्ती तिरंगे का सम्मान नहीं करती, जो महबूबा मुफ्ती तिरंगे को अपनाने से गुरेज करती हैं, जो आतंकियों के जनाजे में जाती हैं, उन महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार तो आपने भी बनाई थी ना। अगर ये ऐसा कर रहे हैं चुनावी वक्त में, तो क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, पहली बात, 2 बात कहती हूँ यहाँ पे कि अगर ये कह रहे हैं कि आपने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था, वो क्या था, तो आप हमी से सीख ले लीजिए ना, हमसे सीख ले लीजिए। गलत गठबंधन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बाद में पछताना पड़ता है।
और आप तो शुरू में ही पछताने लगेंगे जिस प्रकार के ठगबंधन में आप आए हैं। हम तो कहते हैं कि हाँ हम हुई हमसे गलती, और इसीलिए फिर हमने जो गठबंधन था उससे क्विट कर दिया, निकल गए बाहर। पर हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी को कहिएगा, महबूबा मुफ्ती जो है एक महिला है, और उनके लिए इस प्रकार के जो तुकबंदी लगाते हैं ना कि आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तो किसी महिला के साथ रासलीला ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो अभी चलिए फिलहाल उन्होंने जवाब देने जी चलिए, जरा राजनीति में ये समीकरण क्या कुछ खेल निकालेगा और किससे कितने लोग इससे यहाँ पर उनको लगता है कि उनके समीकरण बिगड़ सकते हैं। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मिल चुके हैं। डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि भाई कांग्रेस बीएसपी हम सब साथ नहीं आ रहे, सब एकला चलो की नीति पर चुनाव लड़ेंगे, अभी तक का तो यही बयान है। ऐसे में ओवैसी का उतरना, राजभर साहब से गठबंधन करना कितना मुश्किल कर सकता है आपके लिए चुनावी वैतरणी को? देखिए पिनाक जी, आपने गौर किया होगा कि अभी अनिला जी भी बोल रही थी और बाकी और दूसरे प्रवक्ता भी बोल रहे थे, यहाँ पे सिर्फ वोटों के ठेकेदारी की बात हो रही है कि किस वोट का कौन ठेकेदार है। किसी ने प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा नहीं किया। आज प्रदेश जल रहा है बड़े स्तर पर, जिस तरीके से कल ब्लॉक पर नहीं, आप भी एमवाय समीकरण की बात तो खूब करते थे ना साहब। देखिए ऐसा नहीं है, चुनावी दंगल में सब कितने पाक साफ हैं ये सबको पता है, सब अपने अपने समीकरण ढूंढते हैं, तो आप लोग भी एमवाय समीकरण के बल पर क्या कुछ करते हैं सबको पता है। तो इसीलिए देखिए अब सीधी बात करते हैं, जनता भी अब समझदार हो गई राजनीति, और उत्तर प्रदेश की जनता तो राजनीति उसके खून में बसी हुई है। अब कृपया मुझे मौका दे जी। मैं ये कह रहा था, अपनी बात मुझे कंप्लीट करने दे, अभी हम उस मुद्दे पे भी आते हैं। साहब मैं ये कह रहा था कि प्रदेश क्यों जल रहा है, मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से कल नामांकन हुआ और नामांकन में जो नंगा नाच हुआ पूरे प्रदेश में, आप इस बात को गौर से देखें आप कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव के लिए नामांकन जो हो रहा है साहब, एक इटवा में जिस तरीके से हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एक ब्राह्मण, बुजुर्ग ब्राह्मण नेता को जिस तरीके से उनको मारा गया, सताया गया, उनकी बीवी चुनाव लड़ रही थी, चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही थी, आप देखिए ना नामांकन पर्चे को लेकर के फाड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही हूँ कि मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ ये मुद्दा नहीं है, बिल्कुल ये मुद्दा है। इस पर भी हम सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछते हैं, और ये वाकई में कल तस्वीरें न्यूज नेशन ने दिन भर दिखाई और तीखे सवाल भी पूछे सरकार से, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो दूसरा है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप डिबेट को वहां तक रखें तो चर्चा अच्छी होगी। ऐसा नहीं है, कल वो सारी तस्वीरें हर चैनल पे दिखी, न्यूज नेशन ने सरकार से तीखे सवाल भी पूछे, उसके लिए कोई गुरेज नहीं, लेकिन अगर अभी की चर्चा में आप शामिल रहें तो बहुत अच्छा होगा। बहरहाल आपके लिए समीकरण क्या कुछ करेगा, आपने अभी फिलहाल बात को कहीं और ले गए। आसिफ हुसैन साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, फिर दूंगी आपको मौका। आसिफ हुसैन साहब जरा ये बता दीजिए कि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक जिस तरह से 19.5% 20% के लगभग है, और कहा जाता है कि कई सीटों पर निर्णायक रोल भी अदा करता है और कई पर खेल बिगाड़ने का, और उसमें अगर पहले ही ये पार्टियां साथ नहीं आ रही हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, सबने कह दिया हम एकला चलो, ऐसे में ओवैसी की एंट्री, राजभर समाज के साथ गठबंधन कितना समीकरण बिगाड़ सकता है उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए मुद्दा तो ये रहना चाहिए, आज जिस महंगाई से गुजर रहा है हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ पिछले 5 साल में, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक बने रहे और जो हमने विश्लेषण करने के लिए कहा है साहब वो कर दें, मुद्दा क्या रहना चाहिए ये चैनल वालों को खुद तय करने दें तो अच्छा रहेगा। आप लोग देखिए, आज एक मुसलमान आके लड़ रहा है, उसकी तकलीफ है आपको क्या? मुसलमान बिल्कुल तकलीफ नहीं है साहब, हम तो चाहते हैं कि कितना डेंट पहुंचाएंगे आप समझाएं हमें, हमारे दर्शकों को, हम कौन होते हैं तकलीफ करने वाले? चुनाव एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप जातिवाद क्यों ला रहे हैं? जिसको भी लड़ना है साथ में मिलकर लड़ेंगे। देखिए आप लोग को चाहिए, ये चाहते हैं कि मुसलमान हमेशा गुलामी कर, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमने आपसे विश्लेषण की बात की है सर, हमने ओवैसी के हत्याशी या मुसलमान पैरवी करने के लिए नहीं कहा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमने तो आपसे पूछा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और यहाँ बीएसपी के लिए आगे की लड़ाई जो है एमवाय समीकरण पे समाजवादी पार्टी की राजनीति चलती है, तो क्या ओवैसी की एंट्री उनके समीकरण, उनके खेल कुछ बिगाड़ सकती है? मैंने तो आपसे ये पूछा, आप इसका मैं मुस्लिम कोई चुनाव लड़ रहा है, ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब, हर जगह तो वहीं से आ रहा है ना। आज आप ये डिबेट डिस्कशन हर जगह यही वजह से हो रहा है कि एक मुसलमान आके चुनाव लड़ रहा है, इतना लोग उसको जो हर वर्ष के लोग उसके साथ दे रहे हैं। जब एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है इसलिए आया, इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। जो नफरत की राजनीति करे तो उनके लिए तो इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग को एक डेवलपमेंट चाहिए,
इसीलिए सब आगे बढ़ रहे हैं। चाहे डॉक्टर अजीज खान, इम्पैक्ट पड़ेगा ये कह रहे हैं कि और अगर मुस्लिम्स को अगर एक ऑप्शन मिल रही है ओवैसी के तौर पर तो क्यों ना वो उसकी तरफ रुख करें? क्यों बार बार आप ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम करार दे देते हैं तमाम विपक्षी नेता? देखिए पिनाक जी, बी टीम है या ए टीम है, मुझे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये संविधान में राइट दिया है सभी लोगों को कि कोई भी शख्स पूरे देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। सब उनका स्वागत है, उनको चुनाव लड़े, चुनाव जीते, लड़े, हारे, क्या करें, वह उनका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन इतना हम लोग जरूर जानते हैं कि पिछले 2017 में चुनाव लड़े थे और 38 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 0.2% वोट मिला था। बस इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं कुछ कहना है उनके लिए सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्वागत है, अगर वो लड़ना चाह रहे हैं, संविधान ने हक दिया है, लड़े। आप भी मैडम अगर आप चाहें तो उत्तर प्रदेश में आकर के आप भी आजमा सकती हैं, क्योंकि पत्रकार भी कई सारे लगे हुए हैं। नहीं, हम पत्रकार करते हुए हम खुश हैं अपने काम से, हम खुश हैं अपने काम से। हमें राजनीति से दूर रखिए, राजनेताओं से सवाल पूछने का ही हमें हक रखने दीजिए। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, बिल्कुल कोई भी लड़ सकता है और कोई भी खेल बिगाड़ सकता है। बिहार में किस तरह से सत्ता सुख से वंचित रह गए तेजस्वी, आपको पता होगा। कितनी सीटों पर खेल बिगाड़ा आपने देखा होगा। हमसे बेहतर आप लोग असेस करते होंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए तो चुनाव ही सब कुछ रहते हैं राजनेताओं के लिए। तो ऐसे में वो विश्लेषण आपको याद होगा बिहार का कि ओवैसी ने सीटें भले ही कम हासिल की थी, लेकिन खेल कितनी सीटों पर बिगाड़ दिया था जहां क्लोज फाइट थी। ऐसा उत्तर प्रदेश में हो गया तो सत्ता से फिर दूर तो नहीं रह जाएंगे। देखिए, खेल बिगाड़ देंगे या बना देंगे ये प्रदेश की जनता देख रही है। बिहार में देख लिया है और पश्चिम बंगाल में देख लिया है। अब ये बेनकाब हो गए सारे लोग, जो लोग इस समय चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं बेनकाब हो गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए दमखम से उतर चुकी है। प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। जिस तरीके से कारनामे बीजेपी ने किए हैं 4.5 साल में, उनको बेनकाब करने का वक्त आ गया है। बेरोजगारी, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, जीडीपी घटी है और जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं कोरोना काल में, लाशें दफनाई नहीं जाती। अनिला जी, आपके लिए राह मुश्किल होगी, भले ही ओवैसी साहब मुस्लिम वोट बैंक में सेम निकाल दें, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं कितनी गलतियां हैं, इतनी नाराजगी है जनता में कि राह बहुत मुश्किल होगी। नहीं, इनके कहने से थोड़ी ना राह मुश्किल हो जाने वाली है। वैसे देखिए, चुनाव जो है अपने आप में चुनौती होता है और कोई भी जो समझदार राजनीतिक दल होता है वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेता। और सामने कोई भी हो, चाहे वो ओवैसी जी की पार्टी हो और चाहे वो अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, चाहे वो बहन जी की पार्टी हो और चाहे वो प्रियंका वाड्रा की पार्टी हो, हम किसी को भी हल्के में नहीं लेते, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। नहीं, लेकिन जब अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, स्वास्थ्य मंत्री जो है, स्वास्थ्य विभाग, दोनों मंत्री हटाए गए, तो कहीं ना कहीं कोरोना में काम ठीक नहीं रहा, ये एक्सेप्टेंसी हुई ना। तो ऐसे में क्या ये उत्तर प्रदेश के चुनावों में कुछ नुकसान पहुंचा सकता है? तब तक भरपाई हो जाएगी नए चेहरों के साथ। देखिए, ऐसा है कि वो जो ये लोग भी समझते हैं अच्छी तरीके से कि वो एक दौर, एक समय आया कि पूरा, मतलब भारत की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, विश्व में जहां जहां इस प्रकार की जब मार पड़ी है तो वहां पे उनका पूरा एक जो सिस्टम है चरमरा जाता है। कोई भी अगर हॉस्पिटल है, उसकी कैपेसिटी होती है 500 लोगों की, 1000 लोगों की, और अचानक 10,000 आदमी वहां पर आ जाए तो यहाँ पर लोगों को परेशानी नहीं होने वाली है। परेशानी जो है इन जो राजनीति। अच्छा, यानी आपकी कोई गलती नहीं थी, तो लहर बहुत तेज थी और उसमें स्वास्थ्य मंत्री और एमओएस को खामखा इस्तीफा दिलवा दिया गया बिना बात के। उमाशंकर राजभर जी, डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, जरा मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों का अपना एक वोट बैंक है, अच्छा खासा आपका एक पूरा वोट बैंक है, और उसमें आपको ओवैसी का साथ लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा खासा वोट है, तभी तो भाजपा जो है 2017 में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में समझौता किया, और जो भाजपा का 14 साल का वनवास था उत्तर प्रदेश में, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने उसको दूर किया। तो वोट बैंक है, लेकिन क्या इस देश का मुसलमान नागरिक नहीं है? इसके पहले हम जरा भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि इसके पहले 4 दिन पहले मोहन भागवत क्या कहे कि हिंदुस्तान में रहना सभी नागरिकों का डीएनए एक है, तो फिर मुसलमान रहता है या वह उसका डीएनए नहीं है? तो जब आप हिंदू मुस्लिम की बात आती है, और दूसरा मैं पूछ रहा हूँ, नहीं देखिए, आप समझिए, यहाँ तो आपकी राजनीति की बात हो रही है ना। जिस सोहेल देव को आप नायक बताते हैं, जिनकी पूजा की जाती है, उन्होंने जिसके साथ जंग लड़ी, जिसके बाद वो महानायक कहलाए, इतने पूजनीय बने, उसी की मजार पर जाकर अगर ओवैसी साहब जाते हैं और उन्हीं से आप हाथ मिला लेते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जिनको आप नायक बता रहे हैं, जिनके खिलाफत उन्होंने की, उनसे आप हाथ मिला रहे हैं, तो राजभर समाज में क्या संदेश दे रहे हैं आप अपना वोट बैंक चिपका नहीं रहे हैं? वह बीते दिनों की बात हुई। आज तो राजभर समाज भाजपा के ऊपर इतना गुस्से में है। पहले भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि जब सुहेल देव ट्रेन चलाना पड़ा तो वहां आपने सुहेल देव लिखा, जब डाक टिकट जारी करना तो वहां सुहेल देव लिखा।
अभी आप फरवरी में जो श्रावस्ती में आपने मेडिकल कॉलेज बनाया तो सुहेल देव जी लिखा, लेकिन जब आप राजभर क्यों सुहेल देव राजभर क्यों नहीं लिखते? आप वहां जातियों में लड़ा देते, इस बात को आप ध्यान नहीं देते। जब आप मुगल सराय का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अनिला जी, आप लोग अपने हिसाब से दूसरों के आइकॉन को उठाते हैं और धोते हैं। राजभर समाज तो अनिला जी, जवाब दीजिए, आरोप तीखे आपके ऊपर। दूसरी बात, राजभर समाज इनसे प्रश्न कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी विषय नहीं आ रहा, बनकर इनके सामने प्रश्न कर सकते हैं। पूरे राजभर समाज जो है आज ओम प्रकाश राजभर जी से पूछ रहा है। और दूसरी बात मैं बता दूं, डीएनए की बात करते हैं, मैं तो कहती हूँ डॉक्टर खान जो है वो भी, और जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए ये भी, इनका भी डीएनए एक ही है, क्योंकि ये सब हिंदू ही थे, सब कन्वर्ट हुए हैं। भगवत जी ने कुछ गलत नहीं कहा, इसलिए हम लोगों में एका होना चाहिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक पूरा ईरान, इराक, ये सब हमारा ही था। डीएनए चेक। चलिए, अखंड भारत की बात बाद में करेंगे, पहले भारत को संभाल लेते हैं। कहां से ट्विस्ट करके लेकर जा रहे हैं साहब? जी, पहले भारत को संभाल लेते हैं, अखंड भारत की बात बाद में करेंगे। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, जरा ये बता दीजिए कि राजभर समाज, जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो राजभर समाज आपके इस गठबंधन से बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आया। उनके लिए सोहेल देव पूजनीय है, एकदम। आपने खुद हमारी रिपोर्ट देखी होगी। नहीं, भाजपा पर गुस्सा है, जो इन्होंने नाम नहीं रखा, उन्होंने सुहेल देव राजभर सरनेम नहीं लगाया, उस बात को लेकर राजभर समाज गुस्से में है। और दूसरा मैं बता दूं, नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो प्रकाश राजभर को घुसने नहीं देंगे। आपने सुनी ना, वो उनके बयान सुने ना लोगों के। सुनिए, जब हिंदू की बात करती है, 2017 में पिछड़ा के नाम पर के केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पे वोट लड़ा गया जो है, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो आप सवर्ण योगी जी को बना देते हैं, तब तो आप पिछड़ा और सवर्ण कह देते हैं, तब वहाँ हिंदू नहीं रहता है, तब वहाँ हिंदू मौर्य जो वहाँ हिंदू नहीं दिखाई देते, तब योगी जी भगवाधारी हिंदू दिखाई देने देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य आपको, यानी एक बात तो साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो राजनीतिक मुद्दों पर कम और धर्म और जाति पर ज्यादा लड़ा जाएगा, जो समझ में आ रहा है मुझे। डॉक्टर अजीज खान साहब, आपको लगता है कि ये समीकरण जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपकी साइकिल रफ्तार से दौड़ेगी इस बार? देखिए पिनाक जी, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं, बंगाल में भी गए, बिहार में भी गए, यहाँ पर भी आए और चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लड़ना भी चाहिए। देखिए, हमारा मिशन है, हम लोग मिशनरी लोग हैं। आज जिस तरीके से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से, आप समझिए, जंगल राज पैदा कर दिया है, माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया, हमारी लड़ाई उनसे है। हम चाहते हैं कि वो बेनकाब हो। जिस तरीके से अभी अनिला जी कह रही थी साहब कि कोरोना में हमने बहुत बेहतर इलाज किया। देखिए साहब, ऐसा है, कल अगर बीजेपी के समर्थक लड़ रहे थे ना वहाँ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, तो समाजवादी पार्टी के समर्थक भी सफेद झंडा लेकर नहीं खड़े थे, वहां पर भी क्या कुछ हो रहा था सबने देखा था। तो ये भी याद रखिएगा, अपने समर्थकों को भी देखिएगा। बहरहाल, इस बीच आसिफ हुसैन साहब है, राजनीतिक विश्लेषक है यहाँ पर। आसिफ हुसैन साहब, पश्चिम बंगाल में ओवैसी साहब का जादू नहीं चला। पिछली बार जब वो उतरे थे तो बहुत ज्यादा वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर सके थे। आपको लगता है उनका कद, उनकी हैसियत और उनका ग्राउंड जीरो पर वर्क इस कदर बढ़ा है कि इस बार स्थितियां अलहदा होंगी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी के तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं। काफी सारे लोग उनसे कनेक्ट हुए, लोकल हो या मतलब जितने भी वहाँ के एक्टिविस्ट है, सारे मिलकर एक डिसीजन पर आके क्यों आए, इसीलिए आए हैं कि एक माहौल जो बना था उत्तर प्रदेश में लोगों पे जो तकलीफ में गुजर रहे थे, जहाँ तालीमी एतबार से हो या डेवलपमेंट हो या जॉब्स के ऊपर हो, लोगों को, वीकर सेक्शन को भी जो सो कोई इसमें पीछे रखा गया। तो लोग अपनी तकलीफ जाहिर करने के बाद जब दूसरी रीजनल पार्टीज का आना, एक वो होता है हर स्टेट में, जब वैक्यूम क्रिएट होता है। तो आज चलिए, तो वैक्यूम क्रिएट वाकई में हुआ है या फिर बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की हो जाएगी या फिर जाति के हिसाब से हर जगह गठबंधन बनेंगे, बिगड़ेंगे, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस चर्चा में ये बात साफ निकल कर आ रही है कि इस बार के चुनाव में फिर से वही राजनीतिक मुद्दे नहीं, विकास नहीं, बल्कि फिर से वही समीकरण और वही जातिगत राजनीति ही हावी होती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे बयानबाजी और भी ज्यादा तल्ख होती जाएगी। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।